हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। एक ऐसा चैनल जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देना है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो हम बात करेंगे, हमने अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। पिछले वीडियो में हमने परिचय के ऊपर भी बात करी थी। आज हम बात करने वाले हैं संसाधन के ऊपर। ये टॉपिक है आपका कक्षा 10वीं के भूगोल के चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 का नाम है संसाधन और विकास। तो हम बात करने वाले हैं संसाधन को लेकर। हालांकि हमने संसाधन का अर्थ क्या है इसको तब जाना था, साथ ही साथ विकास क्या होता है उसको भी जाना था हमने। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है ना, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु है ना, हर उस वस्तु को आप क्या कहते हैं, हर उस वस्तु को संसाधन कहते हैं जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है और इसका इस्तेमाल हम सांस्कृतिक रूप से भी मान्य है। उसको क्या कहते हैं आप, उसी को आप कहते हैं संसाधन कहते हैं। देखिए समझिए क्या है संसाधन। जो है आपको प्रौद्योगिकी से भी मिलेगा, संस्थाओं से भी मिलेगा और पर्यावरण से भी मिलेगा। इन सभी का प्राकृतिक हो, बना बनाया हो, संस्थागत हो, इन सब का उपयोग कौन करता है, मानव। या इन तीनों को मिलाकर भी उसका उपयोग कौन करता है, मानव। तो संसाधन क्या है, प्राकृतिक भी हो सकता है, प्राकृतिक और प्रौद्योगिक हो सकता है, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, और संस्थागत भी हो सकता है। संसाधन के मतलब को समझने के लिए हम चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। एक स्लाइड ये है, संसाधन का मतलब यहां पर बताने की कोशिश की गई है कि संसाधन का मतलब क्या है। आप समझेंगे यहां पर संसाधन का मतलब उन जरूरी आवश्यकताओं से है जिनका उपयोग हम करते हैं अपनी मतलब उन जरूरी चीजों से है जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप छात्र हैं तो आपके लिए जरूरी आवश्यकता क्या है, आपके लिए जरूरी आवश्यकता है पेन, पुस्तक, स्कूल। ये क्या है आपके लिए, ये जरूरी चीजें हैं। अब कई लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं थे इसलिए हम नहीं पढ़ पाए, ऐसा भी कहते हैं। मतलब कि उनको जानकारी नहीं थी, नॉलेज का अभाव था, अच्छे स्कूल में नहीं थे, बड़े शहर में नहीं आ पा रहे थे। ये सब क्या है उनके लिए संसाधन है। अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी जगह लिखना, अच्छे टीचरों से पढ़ना, ये सब संसाधन के कारण होंगे। घर के लिए संसाधन क्या है, घर जब हम बनाते हैं तो उस पर पहला संसाधन क्या, हमने कैसे ईंट पत्थर और इन सबसे तैयार किया, वो घर के। शिक्षक के लिए मतलब हम लोगों के लिए संसाधन क्या है, तो हमारे लिए भी पुस्तक, पेन, छात्र भी हमारे संसाधन, अच्छे छात्र मिले, अच्छा पढ़ाएं हम, तो वो हमारे संसाधन होंगे। व्यापारी के लिए संसाधन क्या है, अच्छा बाजार ढूंढे, अच्छा व्यापार करे, अच्छा मुनाफा कमाए, अच्छा और अच्छे तरीके से व्यापार चलाए, ये सब व्यापारी के संसाधन है। नौकरी पेशा व्यक्ति के अपने संसाधन है कि वो दफ्तर जाता है, दफ्तर उसका संसाधन है, वहां पर टेबल कुर्सी लोग आते हैं, सब संसाधन है। ठेले वाले का संसाधन है कि ठेला चलाता है, वो उसका संसाधन है, उस कारण से वो पैसा कमा पाता है। वैसे नेता लोगों के भी संसाधन क्या है, ऐसे ही इसी प्रकार से नेता लोगों को भी संसाधन है। ये सभी क्या है, ये सभी आप अगर घर को छोड़ दे तो सभी सजीव हैं और सभी मानव हैं, मतलब सभी मनुष्य हैं, मानव है। तो इन मानव और मनुष्यों के लिए ये संसाधन तो हमने देखे कि ये प्रौद्योगिक संसाधन, इनके अलावा पर्यावरण के भी संसाधन होंगे। पर्यावरण के संसाधन क्या होंगे भाई, जिस पर हम खड़े हैं वो जमीन, जिस पर हम खेती करते हैं वो, जिसकी हम सांस लेते हैं वो हवा, जहां हम घूमने जाते हैं वो टूरिस्ट प्लेस, सड़कें, ये सब क्या है आपकी संसाधन की चीजें हैं। तो मनुष्य क्या है, पर्यावरण चीजों का भी उपयोग करता है और प्रौद्योगिकी मतलब है ना, प्रौद्योगिक चीजों का भी मनुष्य उपयोग करता है। वो भी क्या कहलाती है, संसाधन की चीजें कहलाती हैं, संसाधन कहलाता है। समझ में आई ना बात कि संसाधन क्या कहलाएगा। तो संसाधन क्या है, छात्र, शिक्षक, इनका भी उदाहरण लिया और संसाधन को हमने बांटा। मनुष्य जो है उसके लिए पर्यावरण तरीके से, प्रौद्योगिक तरीके से, संस्थागत तरीके से अगर वो इनका सबका उपयोग करता है अपनी आवश्यकताओं के लिए, तो सब क्या हो जाएंगे, संसाधन हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर अगर हम चलते हैं यहां पर, तो आप देखें यहां पर कि हम एक छोटी चीज लेते हैं, एक लेते हैं भैंस। अब आप भैंस के लिए संसाधन बताइए क्या है। तो भैंस के लिए सबसे अच्छी चीज होगी चारा। तो पहला संसाधन क्या हो जाएगा, चारा। अब ये चारा कहां मिलेगा, तो ये चारा उसको मिल सकता है कहां पर, भूसे के रूप में, हरियाली के रूप में। और दूसरा क्या है कि वो खुले में जाकर चर सकती है, खुले में जा सकती है। खुले में मतलब कहां चली जाए, चारागाह है ना, कहां चली जाए, चारागाह चली जाए। और दूसरा क्या है, भैंस को चारे के अलावा एक और चीज की आवश्यकता होती है जिसको आप कहते हैं पानी।
ये सब क्या है, भैंस के लिए संसाधन है, ये इसकी आवश्यकता है, भूख लगेगी चारा चाहिए। चारा भूसे के रूप में भी हो सकता है, हरियाली काट कर भी दे सकते हैं, और हरियाली के मैदान भी हो सकते हैं जिनको आप चारागाह कहेंगे। अब इनमें क्या है, क्या कोई ये सबसे कमजोर संसाधन है कि भाई कुछ नहीं है तो भूसे से काम चला लो। कुछ हमने हरियाली मिला दी भूसे के अंदर, जिसको आप सानी या जो भी कहते हैं उनको देना। फिर क्या कर दिया कि भाई चारागाह खोले में चल लो, जैसा खाना वैसा खा लो। ये क्या है, संसाधन अपग्रेड होते चले जा रहे हैं कि भैंस को पहले भूसा मिल रहा था, फिर बरसात आ गई तो थोड़ी हरियाली डालने लगे, बरसात अच्छी हो गई तो हमने चारागाहों में छोड़ दिया कि अपने हिसाब से चलो। तो ये भैंस के लिए संसाधन है, पानी भी उसके लिए संसाधन है। तो ये सभी चीजें क्या है, हमारे लिए भी तो खाना संसाधन है ना, हमें भी तो खाने की चीजें चाहिए, वो भी संसाधन है। तो ये सब कहां से, ये सब क्या है, प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न होती हैं, तो इनको हम संसाधन कहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी कि संसाधन क्या कहलाता है, संसाधन क्या होता है, इसको हमने समझ लिया होगा। अब बात करेंगे संसाधन को बांटा कैसे गया है। संसाधन का वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो संसाधन को दो तरीके से बांटते हैं। कैसे, एक तरीका हो जाएगा इसको आप प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और एक तरीका हो जाएगा इसको आप क्या कह देंगे, जिसको आप कह देंगे मानवीय तरीका कह देंगे। ये दो तरीके आपके पास होंगे, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक का मतलब क्या हो जाएगा, प्राकृतिक को फिर दो तरीके से बांटा, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण युग का मतलब क्या हो जाता है, नवीकरण युग का मतलब होता है कि जिनका हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम दोबारा से नवीकरण कर सकते हैं, दोबारा से रिन्यूअल कर सकते हैं, वो नवीकरण। जिनका नहीं कर सकते वो अनवीकरण। ठीक, नवीकरण का मतलब क्या है कि सतत या प्रवाह, जैसे पवन, हवा का होना, जल का होना, ये सब क्या है आपके नवीकरण। सौर ऊर्जा, ये सब क्या है आपके नवीकरण। और इस पर दूसरी चीज है, इसको आप जैव कहते हैं नवीकरण के अंदर, जिनका हम क्या है दोबारा से उपयोग करें, प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव। अनवीकरण मतलब क्या है कि जिनका हम पुनः चक्रीय, अचक्रीय, जैसे धातुओं को कर लेना। मतलब इसमें क्या कर रहे हैं कि हम धातुओं से धातु बना लेते हैं, लेकिन अगर नई धातु बनाना है तो बहुत लंबा समय लगता है। अचक्रीय मतलब जैसे जीवाश्म ईंधन, एक बार गाड़ी में किक मारी तो वो आपका पेट्रोल है, वो धुआं बन के उड़ गया, आप उसका चक्र नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इन दोनों चीजों को नए तरीके से बनाना होगा तो लाखों वर्ष लगेंगे, इस कारण से इसको हम अनवीकरण कहते हैं। मानवीयकृत का मतलब क्या है, संरचनाएं एवं संस्थाएं, इस आधार पर और मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर। तो ये संसाधनों के प्रकार हो सकते हैं जो हमने यहां पर देखे, इस तरीके से बांटेंगे। अब बात करेंगे संसाधनों के प्रकार, है ना। तो ये रैशनलाइज कंटेंट के अंदर इनको कम कर दिया गया है, इतना बस रखा गया है। इसके आगे की चीजें जो हम बताएंगे वो आपके रैशनलाइज कंटेंट में नहीं रखी गई है। मतलब जो कंटेंट अभी आया है, जिसको घटाकर बताया गया है, उसमें नहीं रखा गया है। लेकिन जब ये चीजें बताई जा रही कि उत्पत्ति के आधार पर, साम्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर, तो इनकी डिटेलिंग वाला जो पेज है उसको उन्होंने बोला था कि अब नहीं रखा जाएगा, हटा दिया जाएगा। जब हमको ये पढ़ना ही है तो हम वो चीजें भी देख लेंगे, थोड़ी हमारी उससे समझ बन जाएगी, समझ बढ़ जाएगी। इस कारण से हम उन चीजों को भी देखेंगे, भले हटा दिया गया तब भी, क्योंकि हमें ये इनके नाम बस पढ़ने को बोला गया है। जब नाम पढ़ने को बोला गया तो हम डिटेल थोड़ी सी देख लेंगे, तो इस कारण से हम पढ़ेंगे। आप ये मत समझना कि हमारा बर्बाद हो गया, कोई समय खराब होगा। ये सारी चीजें, क्योंकि जैव अजैव कह दिया, कैसे समझ में आएगा, तो डिटेल पढ़नी ही पड़ेगी। संसाधन के प्रकार पर बात करें तो संसाधन को विभिन्न आधारों पर विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है, निम्नलिखित है। कैसे, उत्पत्ति के आधार पर कि कैसे प्रकट हुए हैं, उनको जैव और अजैव में बांटा गया है। समाप्यता के आधार पर, मतलब कौन समाप्त हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, उसको नवीकरण और अनवीकरण के हिसाब से बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तरीके से बांटा गया है। और विकास के स्तर के आधार पर इनको संभावित, विकसित, भंडार और संचित, इन तरीकों से इनको बांटा गया। तो इन हर एक शब्द का हमको मतलब समझना पड़ेगा, हर शब्द का मतलब हमें जानना पड़ेगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार कैसे हैं, तो दो प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से, एक को बोला गया है जैव संसाधन, एक को बोला गया है अजैव संसाधन। इनको बायोटिक या अबायोटिक भी आप कहते हैं। जैव संसाधन मतलब जो संसाधन जैव मंडल से मिलते हैं उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। जैव मंडल क्या कहलाता है ना, जैव मंडल किसको कहते हैं, इसको आप बायोस्फीयर कहते हैं। को क्या कहलाता है, तो जैव मंडल क्या हो जाता है कि जैसे वायुमंडल है, जल मंडल है और स्थल मंडल है। देखो मैं आपको सही तरीके से समझा देता हूं, यहां अच्छे से बन नहीं पाएगा। देखिए कैसे हम बात करेंगे। यहां पर मान लीजिए कि हमारा क्या है, मान लीजिए कि हमने एक जगह आ गई है,
ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहां पर हमने 3 मंडल बना लिए। कौन कौन से बना लिए कि हमने 3 मंडल कौन कौन से बना लिए, एक जल मंडल बना लिया, एक स्थल मंडल बना लिया, है ना। मान लीजिए कि ये क्या हो गया आपका जल मंडल है, ये क्या है जल वाला, ये क्या है वायुमंडल है, और ये क्या है स्थल मंडल है ना, ये क्या है स्थल मंडल है। तो ये जल मंडल हो गया, ये स्थल मंडल हो गया, और ये क्या हो गया, इसको कह दिया हमने स्थल मंडल कह दिया और वायुमंडल कह दिया। ये 3 चीजें हमें मिल गई। तो इनमें जिसको आप कह रहे हैं कि क्या भाई कि जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, जैव मंडल किसको कहेंगे, तो ये बीच का जो इलाका है ना, ये बीच का जो इलाका है, ये तीनों में कॉमन होता है ना। ये वाला जो बीच का इलाका है जो तीनों के अंदर कॉमन होगा, इस इलाके को क्या कहते हैं, यही वो इलाका है जिसको आप क्या कहेंगे, इसी इलाके को आप कहेंगे क्या, इसको कहेंगे आप जैव मंडल। ये क्या कहला जाएगा आपका, सॉरी इसको क्या कहेंगे, जैव मंडल या बायोस्फीयर कहलाएगा। अब आपको एक बात समझ में आ गई कि जैव मंडल का मतलब क्या हो गया कि जहां पर पानी भी है, हवा भी है और जमीन भी है, इन तीनों से मिलकर जो मंडल बना है उसको क्या कह देते हैं, उसको आप जैव मंडल के रूप में जानते हैं। क्लियर बात। तो क्या हो गया कि जो संसाधन जैव मंडल से मिलते हैं उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। मतलब क्या, हवा से मिलेगा, वायु से मिलेगा, पानी से मिलेगा, या तीनों का मिलाकर मिलेगा, वो क्या कहला जाएगा, जैव संसाधन कहला जाएंगे। मतलब मनुष्य हो गए, वनस्पति हो गई, मछलियां हो गई, प्राणीजात हो गए, पशुधन हो गए, सब कहां मिलेंगे। मतलब आप इनमें से ये चीज निकाल दीजिए। मान लीजिए कि हमने यहां पर मनुष्य को ले लिया, जैसे कह रहे हैं ना कि मनुष्य ले लिया, तो अब मनुष्य को तीनों चीजों की जरूरत है ना, जमीन भी चाहिए, रहेगा कैसे, हवा भी चाहिए, सांस कैसे लेगा, और पानी भी चाहिए, पानी पिएगा कैसे, वैसे ही मछलियों को भी चाहिए, वैसे ही प्राणियों को भी चाहिए, वैसे ही आपके पेड़ पौधों को भी चाहिए। तो इन तीनों की आवश्यकता होगी, तो इसी कारण से जो कॉमन जगह होती है उसको क्या कह देते हैं, उसको हम जैव मंडल कह देते हैं। क्लियर। तो इसके उदाहरण देखें, मनुष्य, वनस्पति, मछलियां, प्राणीजात और पशुधन, ये जैव मंडल के उदाहरण आप देख पा रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो जगह बनी हुई है, ये सब का, ये सब क्या है, ये जो इलाके हैं, ये सब क्या कहलाएंगे आपके, ये सब आपके जैव मंडल कहलाएंगे। यहां पर तरह तरह के जानवर होंगे, तरह तरह के पेड़ पौधे होंगे, तरह तरह के मनुष्य भी रहते होंगे। ये सब कहां रहेंगे, जैव मंडल के अंदर रहेंगे। अब अजैव क्या कहला जाएगा, है ना, अजैव क्या हो जाएगा, तो भाई अजैव के अंदर हम बात करें जो संसाधन निर्जीव पदार्थों से बनते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव का मतलब क्या हो गया, जैसे मिट्टी निर्जीव है, हवा निर्जीव है, पानी निर्जीव है, धातु निर्जीव है, पत्थर निर्जीव है। लेकिन इन सब का उपयोग जैव मंडल के अंदर भी कर रहे हैं ना। ऐसा आप नहीं मानेंगे कि भाई ये क्या, जो पदार्थ इनसे डायरेक्ट बनते हैं वो हो जाएंगे अजैव। लेकिन अगर आप देखेंगे इनके मंडलों की हम बात करें, है ना, इनके मंडलों की बात करें कि भाई पानी वाला इलाका, वायु वाला इलाका, जल वाला इलाका मिलाकर जैव मंडल बनाया, और इस जैव मंडल में सारे जो लोग हैं वो कौन होते हैं, वो सभी आपको सजीव देखने को मिलेंगे। सभी क्या होंगे, सभी सजीव देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनके कारण वो सजीव रह पाते हैं। उनको जमीन पर रहना, भोजन मिल पाएगा, हवा से सांस ले पाएंगे, तो इनके कारण सजीव रह पाते हैं। उनको जिंदा रखने में कारण ये भी होते हैं। तो इनका जो कॉमन इलाका है वो जैव मंडल है, और जैव मंडल की ज्यादातर चीजें क्या है हमारी, उनको ही हम जैव, या उनको ही हम क्या कहते हैं, जैव संसाधन। अजैव का मतलब जो निर्जीव है, जैसे मिट्टी हो गई, केंचुआ नहीं लेंगे उसका, हवा हो गई, पानी हो गया, धातु पत्थर हो गए, सब क्या हो जाएंगे, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, अजैव संसाधन हो जाएंगे। जैसे हवा, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, तापमान, है ना, वायुमंडल, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, इनको अजैव संसाधन कहा जाएगा। तो ये बात समझ में आई कि जैव का मतलब जो सजीव है, अजैव का मतलब जो निर्जीव है। मोटी परिभाषा आप याद रखेंगे। यहां पर सारे सजीवों के बारे में चर्चा की जा रही है, यहां पर सारे निर्जीवों के बारे में चर्चा की जा रही है। इन निर्जीवों के अंदर हम जिनकी बात कर रहे हैं, मिट्टी, हवा, पानी, ये जिम्मेदार हो जाते हैं इनके लिए, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे मिट्टी, हवा, पानी, तो आप सजीव भी नहीं रह पाएंगे। ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने ऊपर कह दिया कि भाई मिट्टी पानी को आप बता रहे हैं और नीचे आप उसको निर्जीव कह रहे हैं। भाई ये कारण है, बिना इनके आप जिंदा नहीं रह सकते, बिना इनके आप कुछ नहीं कर सकते, ये कारण होते हैं। क्लियर। अब बात करेंगे समाप्तता के आधार पर संसाधन के प्रकार की। अभी हमने बात करी कैसे, अभी हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर, अब हम बात करने वाले हैं समाप्तता के, मतलब कौन समाप्त हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। इनको दो कैटेगरी में बांटा गया, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, मतलब जिनको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं और जिनको नहीं कर सकते हैं। जिन संसाधनों को हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं उन्हें नवीकरण योग्य कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल और जीव जंतु जो है वो क्या हो जाएंगे आपके, या वो क्या हो जाएंगे आपके नवीकरण योग्य संसाधन हो जाएंगे।
अनवीकरण योग्य क्या होंगे? जिनको हम बना नहीं पाते, जिन संसाधनों को हम किसी भी तरीके से नवीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं कर पाते, उन्हें अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन, धातु आदि। तो आप पूछेंगे कि सर हम बना नहीं सकते, तो इसमें हम जो बात करने वाले हैं अनवीकरण को लेकर, इन संसाधनों को बना तो सकते हैं लेकिन इनका निर्माण लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनके निर्माण में हम मर जाएंगे, हम तो 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल जिएंगे, हमारा तो हो जाएगा काम, हम चले जाएंगे। तो हम देख पाएंगे कि हम नहीं देख पाएंगे, तो हम इनका निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसी कारण हम कह रहे हैं कि इनका नवीकरण संभव नहीं है, इनका उपयोग हम तुरंत नहीं कर सकते। सौर ऊर्जा का उपयोग आज भी किया, कल भी कर लेंगे। आपने 1 लीटर पेट्रोल लाए, गाड़ी में डाला और जला दिया, अब उस 1 लीटर को आप दोबारा नहीं बना सकते, आपको पेट्रोल पंप से लेना ही पड़ेगा। इनमें से कुछ संसाधनों को पुनः चक्रीय किया जा सकता है, रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे कि धातु। लेकिन कुछ ऐसे संसाधनों को पुनः चक्रीकरण नहीं किया जा सकता, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। धातु में अगर हम बात करें कि लोहा हम दोबारा नहीं बना सकते, लेकिन लोहे की कोई चीज से दूसरी चीज बना सकते हैं, चक्रीय पुनः चक्रीय हो जाएगा। कुछ चीजें रिसाइकिल नहीं होती, जैसे जीवाश्म को हम बात करें, वो आपका क्या है, रिसाइकिल यहां पर नहीं होता है। यह बात ये देख लें आप, रिन्यूएबल मतलब हम नवीकरण वाली बात कर रहे हैं, ये अनवीकरण। इस पर सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, बायोमास, विंड, ये सारी चीजें क्या है, ये सब आपकी क्या है, ये रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्स है, दोबारा से हो सकते हैं। ये क्या है भाई, जिनको हम दोबारा नहीं कर सकते, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, प्राकृतिक गैस, न्यूक्लियर, ये सब क्या है, इनको हम दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते या इनको हम बना नहीं सकते हैं। अब बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो इसमें क्या है, व्यक्तिगत और सामुदायिक संसाधनों पर बात करनी है। व्यक्तिगत का मतलब जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, उनको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर किसान की जमीन, घर, जैसे हमारी गाड़ी हो गई, हमारा बंगला हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, निजी। मतलब हमारा घर सबके लिए खुला नहीं है, कोई भी आए सोए खाए पी चला जाए, ये हमारा है, हम ही जा पाएंगे। हमारी गाड़ी है, हम ही घूम पाएंगे, ऐसा नहीं है कोई भी आया उसने चाबी लगाई चली गई, तो ये क्या हो गए, ये निजी। सामुदायिक का मतलब क्या है, जिन संस्थानों पर स्वामित्व समुदाय या समाज का होता है, समाज के पास होता है, उन्हें सामुदायिक संस्थान कहते हैं। उदाहरण के तौर पर चारागाह, तालाब, पार्क, शमशान, कब्रिस्तान आदि। तो ये पार्क का उदाहरण आप देख पा रहे होंगे, ये इसमें आप देख रहे होंगे सभी जानवर जो है वो उस पर जा रहे हैं, तो ये क्या है, सामुदायिक। ऐसे ही इंसान भी, हर वर्ग का इंसान तालाब के अंदर जा सकता है, तो उसको क्या कह सकते हैं, वो सामुदायिक हो गया। मंदिर जो है गांव का, जिसमें पूरे गांव के लोग जाते हैं, सामुदायिक है। पंचायत भवन क्या है, सामुदायिक है, सभी लोग जा सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, वो सामुदायिक कहलाते हैं। अब इसमें 2 और प्रकार आएंगे, जिसको एक को कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन, एक को कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये दोनों क्या चल रहे हैं, आपके स्वामित्व के आधार पर चल रहे हैं। तो 2 हमने पढ़ लिए, 2 की और बात करेंगे। राष्ट्रीय का मतलब जिन संसाधनों का स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, उनको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। सरकारी जमीन, सड़क, रेल, नहर आदि जो बातें हैं, वो सब क्या है आपकी, वो सब आपकी राष्ट्रीय संसाधन। जैसे सड़क राष्ट्र की है, नहर राष्ट्र की है, तो सब क्या है, आपके राष्ट्रीय संसाधन हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिन संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री क्षेत्र को लीजिए, किसी भी देश का नियंत्रण उस देश की तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक समुद्री क्षेत्र पर होता है। 200 नॉटिकल मील के आगे उसका अधिकार नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आता है, वो अंतर्राष्ट्रीय कहलाता है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर हमने बात करी क्या होता है। अब बात करेंगे विकास के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो विकास के आधार पर क्या होंगे, संभावी संसाधन, जिन संसाधनों का उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में कर सकते हैं या करने की संभावना, उनको संभावी संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की क्षमताएं जो हैं, ये भविष्य में इनका और ज्यादा उपयोग होगा, ये संभावी संसाधन है। विकसित संसाधन, जिन संसाधनों का सर्वेक्षण हो चुका है, जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है, उन्हें विकसित संसाधन कहेंगे, है ना। वो क्या होंगे कि वो डेवलप या विकसित संसाधन कहला जाएंगे। भंडार, जो संसाधन उपलब्ध तो है लेकिन उनका सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी का अभाव है, उन्हें भंडार कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन ईंधन हमारे पास पर्याप्त है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या कहलाएगा, उसको भंडार कहेंगे। संचित कोष, जिस संसाधन के उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी तो मौजूद है लेकिन अभी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसको कहेंगे संचित कोष। उदाहरण के लिए नदी के जल से पन बिजली परियोजना द्वारा बिजली निकाली जाती है। निकाली मतलब बनाई, ऐसा नहीं पानी से निकाल लेते हैं, ऐसा मत कहना। क्या कहते हैं, बनाई जाती है, लेकिन अभी उसका इस्तेमाल सीमित पैमाने पर हो रहा है, उतना नहीं कर पा रहे हैं। पन बिजली क्या है, बहुत कम जगह बन पा रही, तो संचित कोष भंडार का ही एक भाग ये हो सकता है, ऐसा हम इसको कह सकते हैं।
तो हमने यहाँ पर जो संसाधन थे, संसाधन के बारे में बात करी, उनके प्रकार के बारे में बात करी। प्रकार आपको सिर्फ एक एक लाइन में बताए गए हैं। हमने चर्चा इस कारण से कर ली ताकि आपके दिमाग में उनके कॉन्सेप्ट बन जाए। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है magnetbrains.com। उपयोग करने के लिए टाइप करें magnetbrains.com। टाइप करेंगे तो आप हमारे कोर्सेस में जाएंगे, जो भी कोर्स आपको अच्छा लगता है सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया। यहाँ पर कई सारी क्लासें आ जाएंगी, तो आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। आप क्लास 10वीं के विद्यार्थी हैं तो क्लिक करेंगे क्लास 10th के ऊपर। जैसे ही क्लिक करते हैं तो बहुत सारे टीचर आपके सामने होंगे। आप जो सब्जेक्ट देखना चाहते हैं आसानी से देख पाए। जैसे आप देखें यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट हैं, आप कोई भी चाहे तो वो देख सकते हैं। आपका जैसे हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है तो हिस्ट्री को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे भारत और समकालीन विश्व, ये हमारे इतिहास की पुस्तक है, देखना है वॉच नाउ क्लिक करें। अगर ज्योग्राफी या भूगोल देखना तो आपकी पुस्तक का नाम है समकालीन भारत 2। यहां पर आप क्लिक करेंगे वॉच नाउ पर। क्लिक करते ही क्या होगा कि आपके सामने ये पूरे चैप्टर वाइज उसका प्लेलिस्ट आ जाएगी। जो चैप्टर देखना है क्लिक करेंगे, चैप्टर क्या है ओपन हो जाएगा, उसको आसानी से आप देख पाएंगे और वीडियो कुछ इस तरीके से चल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो पर जाने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे। इससे आप अगले वीडियो पर पहुंच जाएंगे। आपसे समय की बर्बादी आपकी नहीं होगी और आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम एकदम निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये पाठ्यक्रम कैसे प्राप्त करेंगे, तो वीडियो प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब करें मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को, और जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।